हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। मैं आपका जय गोस्वामी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग ही टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वह है बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिकल कि यानी कि कोई भी अगर मेडिकल स्टूडेंट है उसको ये बेसिक जो नॉलेज है मेडिकल फील्ड की होनी चाहिए। स्टूडेंट के अलावा आप अगर कहीं पे मेडिकल से जुड़े हुए हैं या फिर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो आज हम बिल्कुल ट्रिकली आपको ये बताएंगे कि किसी भी डिजीज के साइन सिम्टम या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आप सीधा डिजीज का पता लगा सकते हो। तो ये जो सामान्य जानकारी है आप सभी के पास होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला है अपना टंग एग्जामिनेशन। टंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ आप किसी भी व्यक्ति की जीभ का रंग देखकर, जीभ को देखकर आप सीधा उसकी बीमारी का क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। आप भी अगर कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जाते सबसे पहले क्या करता है, आपका टंग एग्जामिनेशन करता है, यानी आपकी जीभ को वो देखता है। तो जीभ के थ्रू आप सीधा क्या कर सकते हो, बीमारियों का पता लगा सकते हो। दूसरा है कलर एग्जामिनेशन। इसमें आप स्किन का कलर या फिर आईज का कलर देख के सीधा बीमारी का पता लगा सकते हो, जो बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से हम इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यूरिन कलर एग्जामिनेशन। आप किसी भी पेशेंट का अगर यूरिन का कलर है उस कलर के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि उसको किस प्रकार की डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है अपना एक्सरे। आप सभी ने अपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जो पेशेंट्स हैं उनके क्या करवाए जाते हैं, एक्सरे करवाए जाते हैं। तो उस एक्सरे में जो डॉक्टर है वो उसको देख के स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बता देता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो कोई भी एक्सरे है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो देखी जाती है और किस प्रकार एक्सरे को अच्छी तरह से पढ़ के हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो आज आप भी इस वीडियो के थ्रू आप एक्सरे को अच्छे ढंग से क्या कर पाओगे, देख पाओगे। नेक्स्ट अपना सीटी स्कैन और एमआरआई। जब भी हम जाते हैं तो ये जो सीटी स्कैन एमआरआई नाम की जो इन्वेस्टिगेशंस है ये अधिकतर करवाई जाती है। तो आज मैं आपको इसमें बता दूंगा कि जो सीटी स्कैन और जो एमआरआई है वो कब करवाई जाती है और इनसे क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्या अपना यूएसजी। यूएसजी मतलब सोनोग्राफी। ठीक है, तो सोनोग्राफी के अंदर कैसे सोनोग्राफी होती है और किस प्रकार से उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम कुछ भी डिजीज का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि इसको हम सामान्य भाषा में बोले तो खून की जांच। तो किसी प्रकार की अगर डिजीज होती है तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या करने के लिए बोलता है डॉक्टर, इसकी सीबीसी कराओ, यानी कि इसको क्या कराओ, खून की जांच कराओ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीबीसी है उसमें डॉक्टर कैसे देख के पता लगा लेता है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, एलएफटी। एलएफटी में क्या है, लीवर फंक्शनल टेस्ट, यानी कि जो अपना जो लीवर है उसमें किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज है, सिर्फ आप रिपोर्ट देख के पता लगा लोगे कि जो लीवर है उसमें किस प्रकार की क्या देखने को मिल रही है, डिजीज देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉमन ड्रग्स ट्रिक्स, यानी आप सिर्फ दवाई का नाम देख के ये पता लगा लोगे कि जो दवा है ये किस काम में आने वाली है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो आइए आज हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं टंग एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना टंग एग्जामिनेशन, यानी कि अब हम जीभ का कलर देख के ये पता लगाएंगे कि जो जीभ का रंग है वो किस किस बीमारियों की वजह से उसका चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टंग के कलर की, कि जो सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जीभ का रंग कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का। ठीक है, यानी हल्का कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। अब हम बात करते हैं कि एक एक जो कलर चेंजेज हो रहे हैं जीभ के, ठीक है, वो किस कारण से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कलर होता है वो जीभ का कौन सा, अपना ब्लैक टंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, काली जुबान। ये काली जुबान वो नहीं है कि जैसे पहले की अगर गाँव की बात करें तो किसी व्यक्ति अगर काली जुबान है तो उसको बोल दिया जाता था कि इसकी बात क्या होगी, सच होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, काली जुबान क्या होती है उसके पीछे के रीजन सुन लो। तो पहला है अपना ब्लैक टंग। ब्लैक टंग होने का सबसे पहला रीजन है हेयर प्रेजेंस। ये बहुत रेयर केसेज है, सभी की जबान पे क्या नहीं होते, क्या नहीं होते, बाल नहीं होते, लेकिन कुछ रेयर केसेज होते हैं जिनमें जीभ पे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो उस कंडीशन में उसकी जीभ का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मान लो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के उसने क्या ले ली, ड्रग्स ले ली। ठीक है, ओवरडोज लिए जा रहा है, लंबे समय तक दवाइयाँ लिए जा रहा है, तो उस ड्रग्स के उसको क्या देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। तो अगर किसी के ड्रग का साइड इफेक्ट है तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, जो जीभ है उसका कलर कैसा हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोबैको यूज, यानी जो पेशेंट है वो लगातार क्या कर रहा है, ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी जर्दा। ठीक है, ये चीजें वो क्या कर रहा है, लगातार
सेवन में ले जा रहा है और इसके साथ साथ जो ओरल है यानी अपना जो मुंह है उसकी सफाई सही प्रकार से नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ब्लैक कलर की जो जीभ है देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई भी पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास जो तंबाकू का क्या करता है, यूज करता है, तो जाते हुए सीधा बोलता है डॉक्टर कि बाबा आप ज्यादा तंबाकू का यूज करते हो, बंद कर देना। ठीक है, यानी सीधा वो पता किससे लगा लेता है, ब्लैक कलर की टंग से। ठीक है, तो ये तंबाकू यूज करते समय ओरल हाइजीन भी मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट हो सकता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है कि किसी भी डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू यानी कि तरंगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ठीक है किया जा सकता है। तो किसी पेशेंट को अगर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो जीभ का रंग है वो कैसा हो सकता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज। सभी में नहीं है, सभी डायबिटीज पेशेंट में ब्लैक कलर की टंग नहीं होती है, लेकिन रेयर केसेस कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें जो डायबिटीज के पेशेंट है उनमें भी कभी कभी जीभ का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। तो ये कुछ कोजेज थे। अगर जीभ का रंग काला हो रहा है तो इनमें से कुछ ना कुछ एक कारण होगा जिसकी वजह से जीभ का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट टंग। व्हाइट यानी कि जो जीभ का रंग है वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। जीभ के ऊपर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सफेद सी एक क्या हो जाएगी, परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो जो व्हाइट टंग है इसके कोजेज तो हैं, लेकिन अगर मान लो आप ज़्यादा दूध पी रहे हो और दूध पीने के बाद सही ढंग से क्या नहीं कर रहे हो, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, जीभ को सही प्रकार से साफ नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, व्हाइट रंग की क्या हो सकती है, जीभ हो सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डिजीज हो गई। ठीक है, अगर आप सही ढंग से जीभ को साफ नहीं करोगे तो भी व्हाइट कलर की क्या हो सकती है, जीभ हो सकती है। तो पहला इसका कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, यानी किसी फंगस की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीभ का रंग कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाता है। दूसरा है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मान लो कोई स्मोकर है, वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्मोक करता है। ठीक है, तो स्मोक करने के कारण जो जीभ है उस जीभ के नीचे की तरफ क्या बन जाएंगे, पैचेज बन जाएंगे, व्हाइट कलर के क्या बन जाएंगे, पैचेज बन जाते हैं। तो वो जो पैचेज है उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो ज़्यादातर तंबाकू का सेवन करने की वजह से जो जीभ है उस पर क्या हो जाएंगे, व्हाइट कलर के क्या बन जाएंगे, पैचेज बन जाएंगे। तो जो जीभ है वो कैसे दिखने लग जाएगी, व्हाइट कलर की दिखने लग जाती है। तो व्हाइट कलर की जीभ दिखने के दो ही रीजन है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। और तीसरी मैंने बता दिया कि ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मुंह की सही ढंग से सफाई नहीं कर रहे हैं, तो भी व्हाइट कलर आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पल कलर। पर्पल कलर के पीछे क्या हो सकता है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर जीभ को सही प्रकार से क्या नहीं पहुंच रहा, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, कम ब्लड इसको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो टंग है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। क्यों होगा, क्योंकि हम जब जानते हैं कि प्रत्येक जो बॉडी की सेल है उसको अपने फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन को क्या करती है, लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। अगर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है जीभ के पास, तो जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उस कंडीशन में रंग कैसा दिखने का तुम्हें, पर्पल कलर का। तो अगर जीभ के पास पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं है तो जो जीभ है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड टंग, जिसको हम लाल जुबान के नाम से भी जानते हैं। रेड कलर बहुत कॉमन देखा जाता है विटामिन बी डेफिशिएंसी, यानी कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें लाल रंग की जबान देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है अपना हाई फीवर। ये जो जीभ का एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर जाते पहले करता है। तो अगर आपको बहुत तेज बुखार है, मान लो 103 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उस कंडीशन में भी जीभ का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। तो हम सिर्फ जीभ का रंग देख के पता लगा सकते हैं कि इसको बहुत तेज क्या हुआ है, बुखार हुआ है। तीसरा है एलर्जिक रिएक्शन। आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी की कंडीशन में भी जीभ का रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कलर की बात करते हैं ग्रे कलर। ग्रे कलर का मतलब क्या होता है, एक्जिमा। एक्जिमा मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रहते हो तो उस कंडीशन के अंदर जो जीभ का रंग है वो कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ओरल अनहाइजीन। अगर आप सही प्रकार से जीभ की क्या नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे हैं, मुंह की सफाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका जीभ कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना कलर है येलो टंग, यानी कि पीले रंग की क्या हो जाएगी, अपनी जीभ हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि जो येलो टंग है वो कब होती है, पीलिया में। आपने नाम सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाता है तो उसकी आंखों का जो रंग है वो भी कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। उसके जो नेल्स है यानी जो नाखून है वो भी कैसे हो जाएंगे, येलो रंग के हो जाएंगे। अगर ज़्यादा सीवियरिटी हो रही है तो जो इसकी स्किन का कलर है वो भी कैसा हो जाएगा, अपना पीले रंग का हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में जो येलो टंग देखने को मिलेगी वो किस में देखने को मिलेगी, पीलिया में, जिसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं, जॉइंटिस बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे जो मोस्ट क्या है इसका
कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट अपना क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में भी जो जीव है उसका रंग कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज। तो रेयर कंडीशन है डायबिटीज की, तो डायबिटीज में जो टंग है वो ब्लैक भी हो सकती है और जो दूसरा कलर आ सकता है वो क्या है, अपना येलो है। लेकिन ये कौन सा है, रेयर है, कुछ ही व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अपना कलर है वो है अपना ऑरेंज टंग। ठीक है, तो जो ऑरेंज टंग है वो किस किस कारण से हो सकती है, ध्यान रखना। ये जो कलर में बता रहा हूँ ये डिजीज कंडीशन में। अगर आप बाहरी चीजें से मान लो ऑरेंज टंग मैंने बोल दिया, ठीक है, कोई व्यक्ति है मान लो उसने ऑरेंज कलर की क्या की, आइसक्रीम खाई, तो उसकी जो टंग ऑटोमेटिक कौन से कलर की हो जाएगी, ऑरेंज कलर की हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी प्रकार की डिजीज है। तो अगर किसी भी चीज से अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर रही है, वो डिजीज कोज कर रही है। तो जो ऑरेंज जो टंग है वो किस कारण से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो उसने खाना खाया है अगर उसमें किस प्रकार का इन्फेक्शन था या पॉइजन था, तो अगर उस वजह से जो टंग का कलर है वो कैसा हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है। नेक्स्ट अपना एंटीबायोटिक्स साइड इफेक्ट। मान लो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में ली जाती है। अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तब हम लेते हैं एंटीबायोटिक। तो अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो कलर है टंग का वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओरल अनहाइजीन। अनहाइजीन मतलब जिसको प्रॉपर रूप से क्या नहीं करो, आप साफ सफाई नहीं रखो। तो जो ओरल अपना जो माउथ है अगर उसको ढंग से आप क्या नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में है जो टंग का कलर है वो कैसे देखने को मिल सकता है, ऑरेंज कलर का मिलता है। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं तो वह अपना ग्रीन टंग। ग्रीन मीन्स हरा कलर का जो कलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि वही कि अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में तो उस कंडीशन के अंदर जो टंग है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है, फंगल इन्फेक्शन। किसी फंगस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तब भी हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना पुअर ओरल हाइजीन। अगर ढंग से साफ सफाई नहीं हो रही है मुंह की, जीभ की, तो उस कंडीशन में भी ग्रीन कलर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट कलर अपना ब्लू टंग। ब्लू यानी कि नीले रंग की। अगर किसी भी प्रकार से अगर बॉडी में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जब बॉडी में कमी हो जाएगी तो CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में जो टंग का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक कलर ऑफ दी टंग, जिसमें हमने विभिन्न अलग अलग कलर्स हमने देखे। जिसमें मोस्ट कॉमन कलर अपना कौन सा है, ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है और कौन सा, येलो और ऑरेंज है। ये जो कलर है वो ज़्यादा बीमारियों में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर एग्जामिनेशन। कलर एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले आई और स्किन के कलर का क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करते हैं। जिसमें मैंने मेनली जो कलर लिखे हुए हैं, पहला पेलर कलर, दूसरा है येलो कलर, ब्लू कलर और रेड कलर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेशेंट है उसको एक वेल सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करानी है। एग्जांपल के लिए जैसे ये पेशेंट है तो आपको बिल्कुल क्या करना है, इसको सिटिंग पोजीशन करानी है। ठीक है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है। अगर कोई मेल अगर स्टाफ है तो अगर फीमेल पेशेंट को क्या कर रहा है, वो एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उस समय ध्यान रखना है कि जो उसके साथ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, या तो फीमेल अटेंडेंट होना चाहिए या फिर कोई फीमेल स्टाफ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पेलर कलर। पेलर कलर में हम सबसे पहले देखेंगे आई का एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, ऊपर देखने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे। और जो उसकी जो दोनों की जो आईलिड्स है उसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, रिट्रैक्शन करेंगे यानी खींचेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके कलर को एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर पेलर कलर आ रहा है तो उसमें क्या क्या कॉजेज की वजह से हो सकता है। तो पहला है अपना पेलनेस ऑफ स्किन। स्किन या फिर जो आई है, यानी कि जो स्किन का कलर है या जो आई का कलर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, पीलेपन सा में दिखाई देगा। देखने का तरीका क्या रहेगा कि पेशेंट को ऊपर की तरफ दिखाना है और फिर जो आई की जो आईलिड्स है उनको नीचे की तरफ क्या करना है, रिट्रैक्शन यानी खींच के फिर उस कलर को एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, लो हीमोग्लोबिन। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, बिल्कुल कम है, लो हीमोग्लोबिन हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें पेलर कलर देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, एनीमिया। अगर बॉडी में क्या है, खून की कमी है। ठीक है, तो जो खून की कमी होती है उसको हम कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। तो उस कंडीशन में भी हमें पेलर कलर देखने को मिल सकता है। या फिर साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर की बात करें, जैसे कि मान लो अगर व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा डर में है, फियर में है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो चेहरा है वो थोड़ा पीलापन देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं येलो कलर की। येलो कलर अभी हमने प्रीवियस में देखा ही था टंग में कि अगर जॉइंडिस हो रहा है, जॉइंडिस मतलब पीलिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में, जॉइंडिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बॉडी में बढ़ जाती है। तो उस बिलीरुबिन की वजह से, बिलीरुबिन क्या एक प्रकार का येलो पिगमेंट है जो पूरी बॉडी का जो कलर है उसको क्या कर देता है, वो येलोइश कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आई का कलर है वो भी क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। जो नेल बड्स है यानी जो नाखून है, ठीक है, ये भी कैसे हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाएंगे। साथ ही साथ जो स्किन का कलर है वो भी कैसा देखने को मिलेगा, हमें पीला देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर में पहला है अपना साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, डिकलरेशन ऑफ स्किन। अगर CO2 की मात्रा बॉडी में बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जो CO2 है वो कौन सा कलर देती है, ब्लूइश कलर देती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में हमें स्किन का कलर कौन सा देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का। इसके अलावा किसी प्रकार की पॉइजनिंग है, जहर खा लिया है, या फिर किसी सांप ने, बिच्छू ने, अगर इसी प्रकार के जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, उन्होंने आपको काट लिया है, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग के जो केसेज हैं उस कंडीशन में ब्लू कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड कलर। रेड कलर दो कंडीशन में दिखता है अपने को। पहला है अपना फीवर। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो जो बॉडी है वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसका कलर रेड हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी है पूरी हीट में आ जाएगी, उस वजह से जो सेल्स है उसका जो कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है। या फिर किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखने को मिलती है, बॉडी में रिएक्शंस हो जाती है, उस कंडीशन में भी हमें रेड कलर देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ कॉमन कलर्स जो हम एग्जामिनेशन के द्वारा क्या करते हैं, डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन की, यानी यूरिन के कलर के द्वारा हम पता लगाएंगे कि उसको किस प्रकार की डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहला जो अपना जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो होता है एम्बर कलर, या फिर हम बोल सकते हैं पेल येलो, यानी इसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है, पीलापन सा होता है। तो अगर ऐसा कलर आ रहा है यूरिन का तो वो क्या है, नॉर्मल है। अब देखना कि जो यूरिन का कलर है वो डिजीज के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लियर ट्रांसपेरेंट, यानी जो यूरिन का कलर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शी सा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर सा। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा यूरिन का कलर आ रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो एक्सेसिव वाटर, अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उस कंडीशन में जो यूरिन का कलर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो पीलापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या फिर किसी प्रकार की आपको लीवर डिजीज है, जैसे कि सिरोसिस हो गई, या फिर वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लीवर की डिजीज है उस कंडीशन में भी हमें क्लियर यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपना ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर में क्या होगा कि अगर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी की कमी हो जाना। अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हो तो क्लियर हो जाएगा यूरिन, लेकिन अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो, पानी की शरीर में कमी हो रही है, तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। या फिर जॉइंडिस हो जाए, यानी कि पीलिया हो जाए। ठीक है, हमने बात करें कि हर जगह जहाँ पे पीलापन आ रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या कोज करेगा, अपने जॉइंडिस की वजह से होगा। या फिर कुछ मेडिसिन है, यानी अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो या फिर ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो क्या करें, यूरिन के कलर को चेंज कर रही है, उसके इफेक्ट दिखा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट उसके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ओवरडोज लिए जा रहे हो आप, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो यूरिन का कलर है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड या फिर पिंक कलर। रेड कलर भी देखने को मिल सकता है और पिंक कलर भी देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, पहला है अपना किडनी स्टोन। अगर आपके किडनी में पथरी है, स्टोन है, उस कंडीशन में रेड भी या फिर पिंक कलर देखने को मिल सकता है। दूसरा है ब्लड। अगर आपको यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आने लग गया है किसी भी कारण की वजह से, तो जो यूरिन का कलर है वो ओनली कौन सा दिखेगा आपको, रेड कलर का दिखता है। अगला है अपना रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या है, एक प्रकार की ड्रग है जो किस में काम में आती है, टीबी में काम आती है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो इस ड्रग के दौरान इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपका जो यूरिन का कलर है वो रेड या फिर पिंकिश हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आपके अगर यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो कलर है वो यूरिन का क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, आप लंबे समय से दौड़ रहे हो, ठीक है, बहुत लंबी क्या कर रहे हो, आप दौड़ कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आप यूरिन क्या करते हो, आउटपुट करते हो, यूरिन को एक्सक्रीट करते हो, तो उस समय आपको यूरिन का कलर कौन सा देखने को मिलेगा, रेड या फिर पिंक कलर देखने को मिलेगा। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो मेल है, मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर उसकी साइज बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी आपका जो यूरिन का कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड या पिंकिश हो जाता है। फूड बीट्स, अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसे फूड्स खा रहे हो जैसे कि बीट्स हो गई, ठीक है, तो अगर आप वो फूड कंज्यूम कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिन का जो कलर है वो रेड और पिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो रेड और पिंक कलर क्यों होगा। नेक्स्ट अपना क्या है, ब्लू या फिर ग्रीन कलर।
ये किस वजह से हो सकता है? तो पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, या तो ब्लू कलर का हो जाएगा या फिर किसका हो जाएगा, ग्रीन कलर का। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन बी सप्लीमेंट, ऐसे सप्लीमेंट जिसमें विटामिन की मात्रा है अगर आप वो ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो यूरिन का कलर है वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा ब्लूइश या फिर ग्रीनिश हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? क्लाउडी, क्लाउडी मतलब होता है थोड़ा सा मलिन सा अगर आपका यूरिन का कलर आ रहा है तो उस कंडीशन में किस वजह से हो सकता है? वो यूटीआई या किडनी स्टोन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर किडनी में किसी प्रकार की आपकी पथरी है, उस कंडीशन में जो कलर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मलिन सा, क्लाउडी यानी कि बादलों के जैसा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? फोमिंग, आप यूरिन में क्या कर रहे हो? एक्सक्रीट कर रहे हो लेकिन यूरिन में क्या आ रहे हैं? झाग बन रहे हैं, तो उस वो जो झाग बन रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो प्रोटीन इन यूरिन यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आपको जो यूरिन है उसमें क्या देखने को मिलेंगे? झाग देखने को मिलते हैं। या फिर यूटीआई हो सकता है या फिर किडनी डिजीज यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर यूरिनरी सिस्टम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या फिर किडनी की संबंधित क्या हो जाए? कुछ डिजीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है? फोमिंग यानी झाग देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरे के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो एक्सरे है उसको हमें कैसे देख के ये पता लगाना है कि किस प्रकार की डिजीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे की मैकेनिज्म कि जो एक्सरे है वो कैसे काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि जो एक्सरे जो किया जाता है वो एक रेडिएशन है। तो जो एक्सरे में जो रेडिएशन काम आती है वो कौन सी किरण काम में आती है? अपनी एक्स रे काम आती है, यानी जो किरण का नाम है वो क्या है? एक्स किरण है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि दो किरण आप पढ़ते हो, एक तो होता है गामा किरण और एक कौन सी किरण होती है? अपनी एक्स किरण। गामा किरण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गामा किरण को आप किसी भी चीज के ऊपर डालो वो उसको भेद कर यानी उसके आर पार में निकल सकती है। ठीक है, चाहे से आप कोई भी किसी प्रकार के धातु रख दो या फिर पत्थर रख दो, नगीने रख दो, किसी को भी रख दो, उसके आर पार वो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। लेकिन जो एक्स किरणें होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो है वो किसी प्रकार की धातु, ठीक है, किसी प्रकार का जो ठोस है, नगीना है, पत्थर है, इनको क्या नहीं कर सकती, जैसे कि हड्डी हो गई, इनको क्या नहीं कर सकती है? भेद नहीं सकती, इनके आर पार ये जा नहीं सकती है। तो इसका इसी गुण का उपयोग करके हम क्या करेंगे? अब अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो हम एक्सरे निकालते हैं उस एक्सरे में दो चीज होती है। एक तो कौन सा कलर दिखने को मिलता है हमें? व्हाइट कलर। और दूसरा कौन सा कलर होता है अपना? एक तो व्हाइट कलर और दूसरा होता है अपना ब्लैक कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर क्या होता है? तो जब हम एक्सरे निकालते हैं तो व्हाइट कलर क्या होता है कि जब इधर से एक्सरे किरण हमने डाली, ठीक है, तो जो एक्सरे किरण हड्डी के ऊपर और हर्ट के ऊपर, दो हड्डी और हर्ट इन दोनों के ऊपर गिरेगी तो इनके आर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा हमें? व्हाइट कलर। और अगर एक्स किरणें किसी भी ऑर्गन के या किसी भी स्ट्रक्चर के आर पार निकल जाती है, उसको भेद कर बाहर निकल जाती है, तो उसमें हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लो ये क्या है? एक बोन है। ठीक है, ये एक बोन है, मान लो इस बोन में यहाँ पे क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? एक्सरे किरण डालेंगे इसके ऊपर। तो जैसे ही इसके ऊपर एक्सरे किरण जाएगी तो ये जो एक्स किरण है वो किसको नहीं भेद सकती? जो हड्डी है उसको चीर के आर पार नहीं जा सकती है। लेकिन जो ये क्या है यहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है, इस फ्रैक्चर में होके ये क्या करेगी? जो एक्सरे किरण है वो क्या हो जाएगी? आर पार चली जाएगी। तो अगर एक्सरे किरण आर पार जा रही है तो कौन सा कलर देगी? ब्लैक कलर देगी, जिसको बाद में जो हमारे पास जो इमेज बन के आएगी उसमें डॉक्टर आसानी से देख सकता है कि यहाँ पे अगर ब्लैक कलर दिखेगा उसको बोन के ऊपर, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ है, और उसका फिर वो क्या कर सकता है? उसको अच्छे से जाँच कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे जो एक्सरे देखेंगे वो किसका देखेंगे? हम एक्सरे थोरेक्स का। ठीक है, थोरेक्स का हम यहाँ क्या देखने वाले हैं? एक्सरे देखने वाले हैं। तो एक्सरे को देखते समय हमने देख लिया कि दो कलर होंगे, एक तो व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर। व्हाइट कलर जिसमें जो है एक्सरे आर पार नहीं जा सकती है, और दूसरा कौन सा? ब्लैक कलर जिसमें एक्सरे आर पार जा सकती है। तो यहाँ पे जो है एक तो हड्डियाँ होंगी, जो रिब्स होंगी, पसलियाँ होंगी, वो हमें व्हाइट कलर की दिखाई देगी, और जो हर्ट होगा, जो यहाँ पे हर्ट सिचुएटेड होगा, वो हमें कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का दिखाई देगा। बाकी जो है वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि एक्सरे में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो जो कोई भी एक्सरे है उसमें जो डॉक्टर है वो 5 चीज़ें देखता है। पहला है अपना सीपी एंगल, जिसको हम बोलते हैं कोस्टोफेनिक एंगल। दूसरा है अपना हार्ट को देख सकते हो, लंग्स, ट्रेकिया और फिर गैस बबल्स को देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीपी एंगल्स क्या होते हैं। सीपी एंगल्स का मतलब क्या है कि जो अपने जो लंग्स है वो लंग्स क्या है? नीचे की तरफ कॉर्नर से क्या है? मुड़े हुए हैं। तो ये जो एंगल्स है इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सीपी एंगल्स या फिर कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। तो इन एंगल्स को देख के हम क्या कर सकते हैं? डिजीज का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लूरल इफ्यूजन।
प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है कि जो अपना जो लंग्स है इसके चारों तरफ क्या है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर उसके अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फेफड़ों में पानी भरना। तो जैसे यहाँ पे मान लो अगर क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उस फ्लूइड के आर पार क्या हो जाएगी, जो अपनी एक्स किरण है वो आर पार चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है लंग्स कैसे दिखाई देंगे आपको, सफेद यानी व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। तो अगर लंग्स नीचे की तरफ से अगर व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं यानी कि फेफड़ों में क्या भर चुका है, पानी भर चुका है। तो पहला जो हमने देखा कि जो लंग्स है उसमें सीपी एंगल देखेंगे, सीपी एंगल में अगर नीचे की तरफ व्हाइटनेस दिख रहा है तो उस समय जो है लंग्स में क्या हो जाएगा, पानी भर चुका है। दूसरा जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम हार्ट को देखेंगे। अब जब हम एक्सरे निकालते हैं तो उसमें एक रेशियो आता है कार्डियक थोरेसिक रेशियो। ये जो कार्डियक थोरेसिक रेशियो क्या है, तो अपना जो लेफ्ट लंग्स है इसके यहाँ पे कौन सिचुएटेड रहता है, अपना हार्ट, ठीक है, यहाँ पे कौन रहेगा, हार्ट रहता है, ठीक है। तो जो हार्ट है उसकी साइज नॉर्मल रहती है। तो अब जब तुम एक्सरे निकाल रहे हो तो उसमें अगर हार्ट की लोकेशन देखनी है, उसकी शेप और साइज देखनी है, तो कार्डियक थोरेसिक रेशियो के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो कार्डियक थोरेसिक रेशियो अगर आपका किससे कम है, 50% से कम है, तो आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर कार्डियक थोरेसिक जो रेशियो है अगर 50% से अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका हार्ट है उसकी शेप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे कार्डियोमेगली, ठीक है। ये कंडीशन कोज हो जाती है, ये डिजीज कोज हो जाती है, इसमें हार्ट के जो शेप और साइज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दूसरा जो एक्सरे में हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, हार्ट देखते हैं, इसमें हम कार्डियक थोरेसिक रेशियो के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तीसरी जो देखने की चीज है वो क्या है, अपने लंग्स है। अब लंग्स में हम क्या देखेंगे, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग। ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो अपनी ये जो क्या है ट्रेकिया, ये क्या है, अपनी ट्रेकिया है, सांस की नली है, ये आगे जाके क्या हो रही है, दो भागों में बट रही है, एक तो जा रही है राइट लंग में और एक जा रही है अपने लेफ्ट लंग्स में जा रही है। तो जैसे राइट लंग और लेफ्ट लंग्स में क्या करती है, एंटर करती है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगी, कई भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर इसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या हो रही है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो रही है, बट रही है, ठीक है। तो इन जो ये बट रही है इनकी हमें मार्किंग देखनी है, इनको हम क्या करते हैं, एक्सरे में देखते हैं। तो अगर इन मार्किंग में यहाँ पे विभाजित हो रही है, अगर इन ब्रोंकाई के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो हमें एक्सरे में ये क्या हो जाएगी, साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो लंग्स में हमें क्या देखना है, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, अगर इनमें सूजन हो रही है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो एक्सरे में हमें आसानी से दिखाई दे जाएगा, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया में क्या होता है, अब ये जो आपकी जो ट्रेकिया है ये किसकी तरफ थोड़ी सी दबी हुई रहती है, अपने राइट लंग्स की तरफ, बिल्कुल सेंटर में नहीं होती। जो राइट लंग है उसके बिल्कुल क्या होती है, पास में चिपकी होती है, जबकि जो लेफ्ट लंग्स है उससे क्या होती है, थोड़ी सी दूर होती है। तो ये जो क्या है, अपने राइट लंग्स के पास में चिपकी हुई है। अब ट्रेकिया में क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट लिम्फ नोड या फिर केविटी बन जाएगी। अब जो लिम्फ नोड इसमें पाई जाएगी ट्रेकिया में, या फिर जो इसके भी क्लासिफिकेशन कार्य नहीं है, यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, लिम्फ नोड पाई जाएगी। अगर लिम्फ नोड की जो साइज अगर वो बढ़ जाती है तो भी हमें एक्सरे में आसानी से दिखाई दे जाती है। या फिर किसी प्रकार की कैविटी, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटी सी कैविटी बन गई, ठीक है, ये जो छोटी छोटी सी कैविटी बन जाती है तो इससे हमें क्या दिखाई, व्हाइटेस्ट स्पॉट दिखाई देंगे, यानी कि वहाँ पे क्या बन गई है, कैविटी, किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी एजेंट की वजह से वो बन सकती है। जैसे कि टीबी में क्या बन जाएंगे, यहाँ पे कैविटी बन जाएंगी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस बबल। अगर आपके जो लंग्स है उसकी जो प्लूरल कैविटी है, बाहर की जो झिल्ली है, अगर उसमें क्या बढ़ गई है, बबल्स आ गए हैं, ठीक है, एयर के क्या गए, बबल्स आ गए हैं, तो उस कंडीशन में जो लंग्स है वो कैसे दिखाई देगा, व्हाइटेस्ट दिखाई देगा। या फिर जो लंग्स है इसमें भी क्या आ जाएंगे, अगर बबल्स आ जाएंगे तो ये जो है पोर्शन कैसे दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो उस डिजीज को हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। तो अगर लंग्स में क्या बढ़ गया, लंग्स की जो झिल्ली है उसमें हवा भर गई है, तो वो कैसे दिखाई देगा, व्हाइटेस्ट कलर का दिखाई देगा, सफेद रंग का दिखाई देगा। तो भी हम पता लगा सकते हैं कि जो लंग्स है उसमें क्या भर चुका है, हवा भर चुकी है। तो इन 5 चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सरे को देख सकते हैं, जिसमें से पहला है सीपी एंगल, जिसके द्वारा अगर लंग्स नीचे से क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का हो रहा है, यानी इसमें पानी भर चुका है। दूसरा हार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हार्ट की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा लंग्स में हम जिसमें हम ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग देख सकते हैं, लिम्फ नोड को देख सकते हैं, साथ में जो लंग्स है उसमें अगर हवा भर चुकी है, बबल्स बन गए हैं, तो उनको हम एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। तो एक्सरे के बाद में हम बात करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। अब जो सीटी स्कैन है पहले उसकी बात करते हैं। तो सीटी स्कैन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है।
अब हम एक्सरे में क्या देख रहे हैं कि जो एक्सरे में जो अपना क्या है, जिस पेशेंट का हमें एक्सरे करना है वो एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। लेकिन सीटी स्कैन में क्या है, वही एक्सरे किरण है, वही क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन रूप है सीटी स्कैन है एक्सरे का ही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको किस में डाल दिया जाएगा, मशीन में डाल दिया जाएगा। अब सीटी स्कैन का क्या फायदा है कि जो एक्सरे तो एक पर्टिकुलर एंगल से क्या ले रहा था, उसका पूरा इमेज बना रहा था। लेकिन सीटी स्कैन क्या है कि जो पेशेंट है, जो बॉडी है, उसके चारों तरफ से क्या कर लेगा, ये फोटो क्या कर सकता है, उसकी खींच लेता है। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मशीन के अंदर डाल के नाच के ये क्या करता है, फोटो लेता है, ठीक है। तो मान लो मेरे को इस जगह पे क्या है, किसी प्रकार की डिजीज है, या मेरे को यहाँ पे क्या कराना है, इसका सीटी स्कैन करवाना है। अब अगर मैं एक्सरे कराऊंगा तो एक पर्टिकुलर एंगल से इसको करा सकता हूं। लेकिन सीटी स्कैन में क्या होगा कि जो मशीन है वो इधर से भी इसकी क्या ले लेगी, इमेज ले लेगी, ऊपर से भी इमेज ले लेगी और इस साइड से भी इमेज ले लेगी। मान लो मेरे को किसी प्रकार का क्या है, यहाँ पे ट्यूमर है, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, तो इधर से एंगल लेगी तो पता चला यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अंदर है, ऊपर से ले लेगी यानी कि 2 सेंटीमीटर क्या है, और नीचे इधर से मान लो 5 सेंटीमीटर है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के लाती है कौन, अपनी सीटी स्कैन लाती है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, उसमें एक्सरे में सिर्फ एक फिक्स एंगल होता है, जबकि इसमें वो चारों तरफ से क्या कर लेती है, इमेज बना लेती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी डिजीज के, किसी भी जो भी अपने क्या है ट्यूमर्स वगैरह हैं उनकी जान सकते हैं। तो इसका एक अच्छा मॉडिफिकेशन है जिसमें हम अच्छी प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिजीज को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक और आती है एमआरआई। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसमें जो काम में ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय प्रभाव के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। जो एमआरआई की जो मशीन्स हैं वो बहुत महंगी आती है, ठीक है, इन दोनों से महंगी होती है, लगभग 2 करोड़ की क्या होती है, इसकी प्राइस होती है जो एमआरआई मशीन्स होती है, ठीक है। जब हम एमआरआई कराते हैं उसमें पैसा भी हमें क्या लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके क्या फ़ायदा है कि जो एमआरआई जब हम कराते हैं तो इसमें किसके द्वारा बनेगा, मैग्नेटिक के द्वारा बनेगा। और अब इसके अंदर जो इमेजेस बनेगी वो किसकी फॉर्म में बन सकती है, 3D फॉर्म में बन सकती है। तो 3D की फॉर्म में अगर हम इमेज को निकाल के लाते हैं तो और उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में और एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज है उसकी स्टडी कर सकते हैं और आसानी से हम उस डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबीसी, और अगर आम भाषा में बोले तो खून की जांच। तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या कोई भी अब हमें डिजीज होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या कराते हैं, उसकी सीबीसी करवाते हैं, यानी खून की जांच करवाते हैं, ठीक है। तो खून की जांच करवाने के बाद आपकी एक रिपोर्ट आती है पूरी सीबीसी की। उस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर देखता है और आपको जानना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने कंपोनेंट है, पूरे 12 कंपोनेंट है, इनके द्वारा हम पता लगाएंगे कि क्या क्या डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है अपने, आरबीसी, ठीक है। इरिथ्रोसाइट हम क्या बोल सकते हैं, इसको आरबीसी बोलते हैं। ये जो आरबीसी है इसका काम क्या होता है, पहले इसका फंक्शन समझते हैं। जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उसको एक जगह से कहाँ लेके जाती है, दूसरी जगह, क्योंकि ब्लड में मिक्स होती है ये। तो पर्टिकुलर जितनी भी जो सेल्स है, टिश्यूज है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो उनको जो ऑक्सीजन है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, अपने आरबीसी करती है। अब नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 4.5 टू 5.5 मिलियन की होती है, CMM होती है, यानी कि इतनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे कम अगर आरबीसी हो जाएगी तो हमारी जो बॉडी है उसमें किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। साथ में हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमें क्या हो जाएगी, थकावट सी महसूस होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन। पहला आरबीसी देख लिया, अब दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है वो किस में होता है, आरबीसी में। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो फीमेल में और मेल में दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। फीमेल की बात करें तो 12 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल की होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और मेल की बात करें तो 14 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अगर फीमेल की जो हीमोग्लोबिन अगर वो 12 से कम हो जाता है और मेल का 14 से कम हो जाता है तो वही ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। टिश्यूज को जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी चलने के बाद में सांस फूलना, ठीक है, थकावट सी महसूस होना, ये क्या देखने मिल सकते हैं, सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब इनमें से कोई भी अगर कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो दो अपने टर्म काम में आती है। अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिया वर्ड, और अगर घट रही है तो क्या बोलेंगे उसको, पीनिया। जैसे कि मान लो WBC बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे,
ल्यूकोमिया, और अगर घट रही है तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ठीक है, ये दो टर्म हम यूज करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट हो गया और दूसरा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। तीसरी जो चीज देखी जाती है वो होता है अपना पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इसकी जो मेल में जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 40 to 54%, और फीमेल में कितनी होती है, 38 से 47%। पीसीवी होता क्या है, देखो पीसीबी का मतलब होता है जो अपना पूरा टोटल ब्लड है, उस पूरे टोटल ब्लड में अपनी जो आरबीसी है वो कितना % उपस्थित है। ये जो रेंज निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या देते हैं, हम पीसीबी देखते हैं कि जो ओवरऑल जो ब्लड है उसमें कितना % अपना आरबीसी का है, जिसके द्वारा हम आरबीसी का क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आरबीसी की जो रेंज है वो नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपना एमसीवी देखा जाता है। एमसीवी की फुल फॉर्म क्या है, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, 80 to 96 फीमेटोमीटर। फीमेटोमीटर क्या है, ये जो आरबीसी है उसकी जो साइज है, शेप है, और उसकी जो वॉल्यूम मापने की क्या है, यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेटोमीटर। जो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 80 से 96 होनी चाहिए। होती क्या है ये कि जो अपनी जो आरबीसी है उसकी शेप कितनी है और उसकी जो वॉल्यूम कितनी है ब्लड में, उसको जो मेजरमेंट करने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या है, अपना एमसीवी होता है। इसके द्वारा हम उसकी क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना एमसीएच। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपने मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 27 to 33 pg। ये क्या होता है कि जो अपनी आरबीसी है, अब आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, जो मेन कारण किसका है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का। अब हमें यह देखना है कि जो एक आरबीसी है उसके ऊपर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका जो एनालिसिस किया जाता है वो किसकी वजह से किया जाएगा, एमसीएच की वजह से किया जाता है। अगर ये कम है तो यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, कम है, तो फिर उसको हम उस हिसाब से क्या करता है, डॉक्टर उसकी डिजीज को ट्रीट करता है। नेक्स्ट क्या है अपना आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। अब जो आरबीसी की जो शेप है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो शेप है वो बढ़ रही है और घट रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आरबीसी है वो 120 दिन बाद में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वापस बनती है। तो जो आरबीसी की जो शेप है उसकी शेप में कितना क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या चेक करते हैं हम, आरडीडब्ल्यू। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 11 से 14% से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर 14 से ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो जो आरबीसी की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है। तो उसकी जो शेप साइज को अगर देखना है तो हम क्या देखेंगे, उसकी आरडीडब्ल्यू देखते हैं। तो ये तो बात हो गई आरबीसी रिलेटेड जितने भी हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। दूसरी जो अपनी मेन सेल्स आती है वो क्या है, अपनी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हम क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जैसे आरबीसी का तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम था, जो डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो बाहर से हमारे शरीर में जो रोग आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर की जो सैनिक कोशिकाएं हैं वो कौन, अपनी डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करती है, उन बाहर से आने वाले जितने भी डिजीज के जितने भी एजेंट्स हैं उनसे लड़ती है और उनको खत्म करती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 4.5 से 11,000 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अगर इसकी जो रेंज है 11,000 से बढ़ रही है तो अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बॉडी में बढ़ रही है, समझ जाओ कोई ना कोई बाहर से क्या है, एजेंट आया है जिसके द्वारा आप जो डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर रही है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी हमारे शरीर में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है। अब जो डब्ल्यूबीसी के भी टाइप्स हैं उसमें पहला अपना न्यूट्रोफिल्स है। अब किसी प्रकार का एजेंट हमारी बॉडी में क्या करेगा, एंटर करता है, तो एंटर करते ही इन डब्ल्यूबीसी के जितने टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले कौन अटैक करेगा, उसके ऊपर न्यूट्रोफिल्स। जहाँ पे इन्फेक्शन होगा सबसे पहले पहुंचेगी कौन, अपनी न्यूट्रोफिल्स पहुंचेगी और उसके साथ लड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 2 से 7,000 पर cmm होती है। अगर इसकी जो रेंज से अगर ये ज़्यादा हो रही है तो समझ जाना कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट जो सेल्स है वो कौन सी, अपनी लिम्फोसाइट। अब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होते हैं कौन पहुंच गए, न्यूट्रोफिल्स पहुंच गई, ये बढ़ जाएगी। अब उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तो इस इन्फ्लामेशन के अंदर कौन काम करती है, अपनी लिम्फोसाइट काम करती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 1,000 से 3,000 पर cmm। अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ रही है तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है। नेक्स्ट अपनी क्या है, मोनोसाइट्स। अब अपनी जो सेल्स है वो क्या करती है, अपनी जो बाहर से जो भी एजेंट आए उनको क्या करेगी, एनगल्फ करेगी, यानी उनको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करती है, उनको क्या करती है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो उसको बिल्कुल क्या कर देगी, खत्म कर देगी, यानी इनगल्फिंग का काम करती है मोनोसाइट से। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 200 से 1,000 पर cmm। तो अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ रही है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है और जो बाहर से जो भी एजेंट आया है उसको क्या किया जा रहा है, इनगल्फ के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्या है अपना इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स की मात्रा कब बढ़ती है कि बॉडी के बाहर से कोई भी ऐसा एलर्जिक एजेंट आया है या हमारी बॉडी में क्या हुई है, एलर्जी हुई है, उस कंडीशन में कौन बढ़ेगी, अपनी इयोसिनोफिल्स बढ़ती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 20 से 500 cm। तो अगर इससे ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो समझ जाना कि हमारी बॉडी में क्या हुई है, एलर्जी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स है। पहली आरबीसी सेल्स है, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी मान लो कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड को क्लोट बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। हमारे बॉडी में इंटरनली क्या होती है, बहुत सारी जगह क्या होती है, सेल्स इंजर्ड होती रहती है और उसको में क्या होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो उसको रोकने के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती है, अपनी प्लेटलेट्स है। अगर बाहर भी एक्सट्रिंसिक भी अगर कहीं पे क्या हो रही है, इंजरी हो रही है तो उसमें भी कौन रोकेगी, अपनी प्लेटलेट्स रोकती है। तो ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या करेगी, रक्त का थक्का बनाने का काम करेगी। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। जैसे डेंगू की अगर पेशेंट की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, उसकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो उस कंडीशन में उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। तो प्लेटलेट्स अगर कम हो रही है तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, इंटरनली ब्लीडिंग होती रहेगी और जो पेशेंट है वो शॉक में भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, लीवर फंक्शनल टेस्ट, जिसे हम एलएफटी के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट में हमें एनालिसिस करना है सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली जो अपनी है वह अपना बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.2 से 1.2 mg/dl। तो पहले बात कर लेते हैं कि बिलिरुबिन होता क्या है। बिलिरुबिन क्या है, एक प्रकार का येलो पिगमेंट होता है जो कि क्या किया जाता है, लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है और अपने गाल ब्लैडर में क्या होता है, ये भरा रहता है। ठीक है, अब ये अगर इसकी मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ जाएगी तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को, जॉइंटिस यानी पीलिया रोग हमें हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर, यूरिन का कलर, ठीक है, आंखों का जो कलर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही है तो यानी कौन सा रोग हो जाएगा, आपको जॉइंटिस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। अब अपना जो लीवर है उसमें 2 प्रोटीन आएंगी, पहली अपनी एल्बुमिन और दूसरी कौन सी, अपनी ग्लोबुलिन। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 6.5 से लेकर 8.5 ग्राम/dl होती है, जिसमें से एल्बुमिन कितनी है, अपनी 3.5 से लेकर 4.2 ग्राम/dl इसकी नॉर्मल रेंज है। और जो ग्लोबुलिन है वो कितनी है, 1.8 से लेकर 3.6 ग्राम/dl होती है। काम की बात करें तो जो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ऑस्मोसिस मेंटेन करके रखती है। ठीक है, मान लो ये अपनी क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें क्या है, अपना ब्लड है और ये अपना क्या है, ECF एक्स्ट्रा, या हम बोल सकते हैं इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फ्लूइड इधर भी है और फ्लूइड इस ब्लड के अंदर भी है। तो इन दोनों के बीच का जो ऑस्मोसिक प्रेशर है उसको मेंटेन कौन करके रखती है, अपनी एल्बुमिन मेंटेन करके रखती है। लेकिन जो इसकी मात्रा है ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मान लो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई, ठीक है, डायरिया हो गया, या फिर किसी प्रकार का हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्या ले रहे हो, एल्बुमिन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में जो एल्बुमिन है वो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा अपना ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या करती है कि ये एक प्रकार की क्या है, अपनी एंटीबॉडीज है जो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन को क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो जो ग्लोबुलिन है ये भी अपनी बॉडी के लिए क्या है, एक प्रकार की क्या है, रक्षात्मक करती है, प्रोटेक्टिव क्या है, एजेंट का काम करती है। तो ये 2 हमने को क्या करनी है, रेंज की भी हमें एलएफटी में देखनी है। नेक्स्ट अपना क्या था, SGPT और दूसरा क्या है, SGOT। SGPT और SGOT क्या है, इनकी पहले नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। जो SGPT है वो 34 U/L से क्या नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SGOT कितना होना चाहिए, 31 से कम होना चाहिए। ये दोनों क्या एक प्रकार के एंजाइम है जो लीवर में क्या करते हैं, मेटाबोलाइज का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट जो मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, अपना लीवर। तो ये दोनों के दोनों एंजाइम वो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करेंगे। अगर इनकी जो रेंज है उनमें अगर अल्ट्रेशन आते हैं तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं मेडिसिन ट्रिक्स, यानी कि अब दवाइयों की हम ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि दवाई का आप नाम पढ़ के सीधा पता लगा पाओगे कि जो दवा है किस काम की है। तो 99% है ये अपनी जो ट्रिक्स है ये काम करने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाला इन्फेक्शन है उसके खिलाफ दी जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती है उन ड्रग्स का अगर आप नाम पढ़ोगे तो उन नाम के पीछे आपको क्या वर्ड लगा हुआ मिलेगा, माइसिन लगा हुआ
मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स है एंटीबायोटिक ड्रग्स के। तो पहला है एजिथ्रोमाइसिन, तो देखो इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, माइसिन। दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन। तो ऐसी ड्रग्स जिनके पीछे अगर माइसिन वर्ड लगा हुआ है तो आप सीधा समझ जाना वो ड्रग किसकी है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती है। दूसरी बात करें हम एंटी फंगल, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो किसके खिलाफ काम करेगी, फंगस से होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करेगी, काम करने वाली है। तो इन ड्रग्स का आप कैसे पता लगाओगे, तो इन ड्रग्स के नाम के पीछे आपको क्या मिलेगा, एजोल। क्या लगा हुआ मिलेगा, एजोल। एग्जाम्पल के लिए फ्लूकोनाजोल, कीटोकेनाजोल। तो देखो एजोल वर्ड लगा हुआ मिल रहा है, तो ये जो एजोल वर्ड है ये सीधा डिनोट करेगा आपको एंटी फंगल ड्रग के लिए। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं एंटीवायरल। ऐसी ड्रग्स जो वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीवायरल ड्रग। इस ड्रग के पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, वीर। एग्जाम्पल के रिबाविरिन, ठीक है। तो क्या लगा हुआ मिल रहा है आपको, विरिन, या फिर जो वीर वर्ड लगा हुआ मिलता है, तो आप सीधे समझ जाने ड्रग किसकी है, एंटीवायरल, यानी वायरस के खिलाफ काम करेगी। ऐसा ही एक वायरस अपना HIV वायरस, तो उस वायरस में ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। तो जो HIV वायरस है उसकी स्पेसिफिक जो वर्ड मिलेगा आपको क्या मिलेगा, वुडीन। क्या वर्ड मिलेगा पीछे, वुडीन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जीडोवुडीन, लेमीवुडीन, ठीक है। तो वुडीन जो वर्ड है ये सीधा डिनोट करेगा आपको ऐसी ड्रग्स जो HIV वायरस में दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामाइन ड्रग, यानी ऐसी ड्रग्स जो एलर्जी को रोकने में काम में आएगी। इनके वर्ड के पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, माइन। एग्जाम्पल के लिए फेनरामाइन। तो देखो पीछे क्या वर्ड लग रहा है इसमें, माइन। तो ऐसी ड्रग्स जिनके पीछे माइन वर्ड लगा हुआ है वो एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है। नेक्स्ट अपना एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होती है, आपकी बॉडी में मान लो कोई एजेंट आया, उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, काउंटरैक्ट करती है और क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कोज करेगी ताकि उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी में, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो उसी कंडीशन में अगर ऐसी ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन के खिलाफ काम करेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिनेक। पीछे वर्ड क्या मिलेगा आपको, या तो फिनेक या फिर प्रोफेन मिलेगा, जैसे डाइक्लोफेनेक या फिर आइब्रुफोफेन मिलता है। तो ये जो ड्रग है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी पैरासाइटिक। अब जो है वो इन्फेक्शन किसी पैरासाइट की वजह से भी हमारी बॉडी में हो सकता है। तो पैरासाइट की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी बॉडी में उसको इन्फेक्शन जो कोज कर रहा है उसको रोकने के लिए जो ड्रग देंगे वो कहलाएगी अपनी एंटी पैरासाइटिक ड्रग। तो उसमें अपने को क्या वर्ड मिलेगा पीछे, निडाजोल, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल। तो ये जो दवाई है उसके पीछे आपको निडाजोल अगर वर्ड दिख रहा है तो वो कौन सी ड्रग है, अपनी एंटी पैरासाइटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स ड्रग्स क्या होती है, एसिड ड्रग्स जो हमारे स्टमक में बन रहे एसिड की जो मात्रा है उसको क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है। तो उस ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड ड्रग्स बोलते हैं। एसिड बनता है तो हमारे जो स्टमक है उसमें पेट में क्या होता है, जलन होती है, दर्द होता है, तो वो सारे किसके सिम्टम्स होते हैं, अपने एंटा एसिड के। तो उस ड्रग्स ऐसे जब हम ड्रग देंगे तो उन ड्रग के पीछे क्या मिलेगा आपको, प्रेजोल मिलेगा या फिर टिडीन वर्ड। दो वर्ड मिल सकते हैं, या तो प्रेजोल या फिर टिडीन। एग्जाम्पल के लिए पेंटोप्रेजोल और रेनिटिडीन। तो देखो टिडीन वर्ड मिल रहा है और प्रेजोल वर्ड मिल रहा है, यानी कि ये ड्रग किसकी है, एंटा एसिड की है, जो अपनी बॉडी में जो स्टमक है उसमें बन रहे एसिड सिक्रेशन को क्या कर देगी, कम कर देती है। नेक्स्ट क्या अपना माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, सिर में जो दर्द रहता है तो उस ऐसी दवाइयाँ जो सिर में दर्द को कम करती है उनके पीछे क्या लगा रहेगा, अपने ट्रिप्टेन, जैसे रिजाट्रिप्टेन, ठीक है। तो ट्रिप्टेन अगर वर्ड लगा हुआ है तो किसको कम करेगी, अपने माइग्रेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो अगर मान लो कोई पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है, उसको एंजाइटी है, तनाव में रहता है वो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग दी जाती है वो कहलाती है एंटी एंजाइटी ड्रग। इन ड्रग्स के पीछे क्या क्या लगा रहेगा, अपने पाम, लाम और जाम। एग्जाम्पल के लिए डाइजेपाम, एल्प्राजोलम। तो देखो लैम और पाम लग रहा है और ऐसे एक और जैम लग सकता है, तो ये क्या है, अपनी एंटी एंजाइटी ड्रग होती है जो एंजाइटी को क्या करती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट अपनी एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग जो एनेस्थेसिया देती है, यानी बेहोश करने वाली होती है, अपने जो पेन है उसको बिल्कुल क्या कर देगी, खत्म कर देगी, यानी कि हम बोल सकते हैं सेंसेशन खत्म कर देती है एक प्रकार से। तो ऐसी ड्रग्स के पीछे क्या लगा हुआ रहेगा, अपने कैन। एग्जाम्पल के लिए लिग्नोकैन। तो अगर कैन वर्ड लगा हुआ है तो वो ड्रग कौन सी, अपनी एनेस्थेटिक ड्रग होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं बीपी, यानी कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, बीपी बढ़ रही है, उस कंडीशन में जो ड्रग दी जाती है उनके पीछे क्या लगा रहेगा, एलोल या फिर डिपीन, जैसे कि एग्जांपल के लिए एम्लोडिपिन या लेबेटालोल। ठीक है, तो एलोल लगा हुआ है और डिपिन वर्ड लगा हुआ है, यानी ये किसकी ड्रग, अपने बीपी को रोकने की ड्रग होती है। नेक्स्ट वन है ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लोट। मान लो अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड के क्लोट्स बन गए हैं, गुच्छे बन गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो ब्लड के क्लोट्स हैं उनको तोड़ने के लिए, या हम बोल सकते हैं जो खून है उसको पतला करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन वर्ड के पीछे क्या जुड़ा रहता है, अपने एज जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो एज वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या करती है, एक प्रकार की एंजाइमेटिक ड्रग होती है जो खून को क्या करती है, पतला करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी ड्रग्स के पीछे क्या लगा रहेगा, अपने स्टेटिन। एग्जाम्पल के लिए लोवेस्टेटिन, जो स्टेटिन जो वर्ड है ये क्या करती है, हाई जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारी बॉडी में क्या करेगी, कम करने का काम करती है। ऐसे ही नेक्स्ट ड्रग अपने स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग जो पेन को या फिर एडिमा को या फिर जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एडिमा यानी सूजन या फिर दर्द है, इनमें अगर वो कामगार होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन जो ड्रग्स है इनके पीछे आपको क्या मिलेगा, सोन वर्ड मिलता है, इसे कोर्टिकोसोन। ठीक है, ये जो है ये क्या है, अपनी कौन सी ड्रग होती है, स्टेरॉइड ड्रग होती है। नेक्स्ट अपना क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग क्या, नोजिया नहीं होता जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो ऐसी ड्रग्स जो नोजिया वोमिटिंग में काम आती है उनके पीछे क्या जुड़ा रहेगा, स्टेरॉन, जैसे कि ओंडेसेट्रॉन। ठीक है, तो ये वर्ड है सेट्रॉन, ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, अपने नोजिया वोमिटिंग के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़। ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज़ में काम में आने वाली है, उन दवाई के पीछे क्या जुड़ा रहेगा, ग्लिप्टिन वर्ड जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल के लिए लीना ग्लिप्टिन। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकेशन की हमारी ट्रिक्स थी जिसके द्वारा हम नाम देख के क्या कर सकते हैं, दवाइयों का पता लगा सकते हैं।